गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके, चलो। तो आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट ये आपकी है एज पर द सिलेबस। ये यूनिट है थर्ड, ठीक है, थर्ड यूनिट है। और सिलेबस में आपकी ये जो यूनिट मेंशन होगी वो होगी फंडामेंटल प्रोसेसेस के नेम से। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेसेस के नेम से है। इसी यूनिट को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोल देते हैं। तो बेसिकली हम मोल बायो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेसेस मोल बायो हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो यूनिट आपकी रहेगी, इसकी जो वेटेज रहती है अराउंड 30 to 35 मार्क्स का है, जो आपके एग्जाम में आएगा। मतलब इस यूनिट से एवरेज कितने क्वेश्चन रहते हैं? ठीक है, अराउंड 30 to 35 मार्क्स का होगा। पार्ट बी पार्ट सी दोनों का इंक्लूड करके एवरेज जो मार्क्स यहाँ पर आते हैं 30 to 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो यूनिट है ना, इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ज्यादा क्वेश्चन आपके बन के आता है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। मतलब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, म्यूटेशन होगा, वहां से क्वेश्चंस बनकर आएंगे। ठीक है, चलो तो ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट में पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस यहाँ पे कैसा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेसेस। ठीक है, जो ये यूनिट आपकी रहने वाली है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपका पहले यहाँ पर आएगा रेप्लिकेशन। क्योंकि सिंपल सा देखो, ये जो यूनिट यहाँ पर है, ये क्या फंडामेंटल प्रोसेस है। और अगर हम सेल में फंडामेंटल प्रोसेसेस देखें, तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस होती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तभी इस यूनिट को फंडामेंटल प्रोसेसेस यहाँ पे बोला। तो इसी रीजन से जो फर्स्ट आपका यहाँ पे पार्ट होगा, रेप्लिकेशन यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। रेप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डीएनए डैमेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर यहाँ पर आएगा। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर के बाद फिर यहाँ पर आपका एक टॉपिक होगा रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। इन साथ में यहाँ पर होगा ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन इज ट्रांसपोजोन्स होगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर होगी ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर होगी वो होगी ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रोसेस आ जाएगा ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसलेशन के बाद भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा। तो एक तो पार्ट आपका ये रहेगा जिसमें प्रोसेसेस के बारे में होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। कुछ एडिशनल टॉपिक, डीएनए डैमेज रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजोन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अब वैसे तो देखो, जब हम मॉल बायो की बात करते हैं ना, मॉल बायो में आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब इंटरलिंक्ड है। कि जैसा आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो एप्लीकेशन पूरी की पूरी इंटरलिंक्ड होगी, उसी के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, फिर ट्रांसलेशन यहाँ पर होगा। तो आपका रेप्लिकेशन से जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं ना, रेप्लिकेशन के बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। बेसिक से, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड्स दे देंगे,
कौन से स्ट्रैंड्स को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्सटेंड करेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एप्लीकेशन से अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेंगे, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का हो जाएगा, या फिर जैसे आपका डीएनए स्ट्रैंड्स है, इसमें आपका लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट में कहाँ पर लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड्स यहाँ पे बनेंगे। एप्लीकेशन यूनिडायरेक्शनल है, बायडायरेक्शनल है, और उसमें एप्लीकेशन क्या करेंगे यहाँ पे डायग्राम में, और उसमें आप एप्लीकेशन बता देंगे, और इससे ये बताना हो कि एप्लीकेशन यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होगी या फिर बाय डायरेक्शनल। तो मतलब कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे। एप्लीकेशन आपके ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है, डीएनए डैमेज वाला पार्ट यहाँ पर होगा। अब ये जो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे बनेंगे, जैसे हम डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं। तो वहां पर आएगा कि जैसे बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है तो वहां पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है तो वहां पे कौन सा एंजाइम आएगा। तो जब हम रिपेयर सिस्टम करते हैं पूरा, वहां पे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पढ़ते हैं, वहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये बताना होगा किसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन। तो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर से आपका एक क्वेश्चन बनता है, या तो पार्ट बी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर पार्ट सी में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट सी में यहाँ से मैच ऑफ फॉलोइंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है, ठीक है, मतलब जहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसके बाद जो रिकॉम्बिनेशन पार्ट है, रिकॉम्बिनेशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं कि आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेशन से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, लाइक ऐसा होता है कि 3 to 4 एग्जाम के बाद एक क्वेश्चन रिकॉम्बिनेशन से आ जाता है। बट जैसे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर या फिर एप्लीकेशन बेसिक्स की आप बात करोगे, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो रिकॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप की रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक आपका टॉपिक ट्रांसपोजोन्स होगा। ट्रांसपोजोन्स का भी सेम है, इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट ऐसा है कि 3 to 4 एग्जाम के बाद एक क्वेश्चन रिपीट होता है ट्रांसपोजोन से। ट्रांसपोजोन्स में भी हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोजोन्स पढ़ते हैं, जैसे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आता है, डीएनए ट्रांसपोजोन्स आता है। इसमें भी इकोलाई में एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, मतलब ट्रू और इनकरेक्ट, मतलब फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बताना, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। या आपका ऐसे भी बन सकता है मैच द फॉलोइंग से, किसमें कौन सा ट्रांसपोजोन रेट्रो ट्रांसपोजोन का एग्जांपल होगा, या फिर कौन सा डीएनए ट्रांसपोजोन का एग्जांपल यहाँ पर आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पार्ट पर आता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, देन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे जैसे हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पोल 1, पोल 2, पोल 3, 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। प्रमोटर यहाँ पर होगा, प्रमोटर में अपस्ट्रीम पर सीक्वेंस कैसे प्रेजेंट है, डाउनस्ट्रीम पर कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। यहाँ से जनरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जब हम डीएनए का स्ट्रैंड देखते हैं, डीएनए का क्या होता है, एक स्ट्रैंड ही आगे आरएनए बनाता है। तो ऐसे यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड देंगे, तो इसमें ये बताना होगा कि इसमें आरएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे कौन सा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे कौन सा होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में डिफरेंट टाइप की स्प्लाइसिंग हम पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आरएनए एडिटिंग से क्वेश्चन आता है। अभी भी इस बार एक क्वेश्चन आया था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आरएनए एडिटिंग से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांसलेशन यहाँ पर आता है। ट्रांसलेशन में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना, मतलब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं पार्ट बी में। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस करते हैं तब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में, लाइक इनिशिएटर फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इन सब फैक्टर्स के बारे में पढ़ता है। तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट में यहाँ पर कौन सा इनिशिएटर फैक्टर होगा, या फिर यूकैरियोट्स में कौन सा इनिशिएटर फैक्टर यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से एज सच कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बट ये कि एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन बनता है तो वहां पे कौन से टाइप की मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होगा। इसके बाद फिर एक जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट और यहाँ पर आता है
वो यहाँ पर आता है जीन रेगुलेशन। ठीक है, जीन रेगुलेशन यहाँ पर होगा। तो जैसे हम ये फंडामेंटल प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रेगुलेशन भी। ठीक है, कि जैसे जीन यहाँ पर, अब एक्चुअल में देखो, हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, डीएनए लेवल पर यहाँ पे बात करेंगे। डीएनए लेवल में मतलब जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कि जो जीन सेल के अंदर प्रेजेंट है वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, मतलब कैसे वहां पे आरएनए बनेगा, आरएनए कैसे फिर प्रोटीन वहां पे बनाने वाला है, और प्रोटीन ही बेसिकली क्या करते हैं, फिनोटाइप देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो हम यही चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हम एक्चुअल में यही चीज देखेंगे कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होगी। अब हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली वो बनते ही रहेंगे, उनकी रेगुलेशन भी होगी कि कब उनकी सिंथेसिस होनी है, कब उनके सिंथेसिस को स्टॉप करना है। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कब वहां पर स्टार्ट होनी है, कब उसको वहां पर स्टॉप करना है। तो ये सब कैसे होता है, एक रेगुलेटेड मैनर में चलता है। तो ये सब चीज हम पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन में। जीन रेगुलेशन में प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। अब जब हम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं लाइकोपेरोन। ठीक है, लाइकोपेरोन का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, लाइकोपेरोन होगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लाइकोपेरोन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन। एक आपका जो टॉपिक यहाँ पर होगा वो आएगा बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन। ठीक है, एक यहाँ पर होगा बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन। ये सब हम प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें लाइकोपेरोन एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है लाइकोपेरोन का। अब लाइकोपेरोन से भी क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, जीन्स से देंगे, जीन्स में म्यूटेशन है, म्यूटेशन वहां पे हो सकता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है। तो तब फिनोटाइप यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन से भी सेम यहाँ पे हम ऑपेरोन मॉडल यहाँ पर हम देखेंगे, जीन्स देखेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर बनते हैं, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस कब होगी, मतलब ये जो ऑपेरोन है कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, यहाँ से क्वेश्चन है। एक जो न्यू टाइप के क्वेश्चन बनकर आता है ना, वो ऐसा आता है कि लाइकोपेरोन और जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन है ना, इनका हाइब्रिड बनता है, फ्यूजन, फ्यूजन यहाँ पर होता है। कि जैसे लाइकोपेरोन का यहाँ पे प्रमोटर यूज किया, स्ट्रक्चरल जो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के यूज किए, तो डिफरेंट कंडीशन में ये ऑपेरोन अब ऑन होगा, स्विच होगा, स्विच ऑन होगा, स्विच ऑफ होगा, कैसे होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लाइकोपेरोन, अब इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो लाइकोपेरोन ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन रेगुलेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। अब एक यहाँ पर हम अलग से पढ़ते हैं बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन। अब बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन में जैसे बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज में दो टाइप की साइकिल्स होती है, एक लाइटिक साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। अब बैक्टीरियोफाज कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको लाइसोजेनिक साइकिल में जाना है या फिर लाइटिक साइकिल में जाना है, तो ये सब हम बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन में पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बट यहाँ से क्वेश्चन इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते जहां से जैसे लाइकोपेरोन के हैं। बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन से क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक एग्जाम छोड़ के आपको नेक्स्ट एग्जाम में कुछ बैक्टीरियोफाज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अभी का जो एग्जाम है यहाँ पे एज सच बैक्टीरियोफाज से कुछ क्वेश्चन नहीं था, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। बट जो लाइकोपेरोन है या फिर जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन यहाँ पर होता है ना, इसमें यहाँ पर क्या करता है, इसमें ये जो क्वेश्चन यहाँ पर होता है, इनके क्वेश्चन ऐसा होता है कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है, पार्ट बी या पार्ट सी में देखने को मिलेंगे। सोनाली, ये मैंने सीएसआर नेट के बारे में बताया है, जो 30 to 35 मार्क्स की बात की है ना, ये सीएसआर नेट के बारे में बताया है कि इसमें इतने मार्क्स का रहता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के बारे में भी आऊंगी। ठीक है, चलो, तो एक तो हमारा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं एक यूकैरियोटिक रेगुलेशन। ठीक है, जीन रेगुलेशन यहाँ पे, यूकैरियोटिक रेगुलेशन यहाँ पर होगा। अब यूकैरियोटिक रेगुलेशन में हम यहाँ पे 3 लेवल पे रेगुलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आता है, ट्रांसलेशन लेवल पर होता है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर आता है। बेसिकली जो यूकैरियोटिक रेगुलेशन है ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप करता है, डीएनए रैप्ड होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल यहाँ पर आता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे एसआईआरएनए और एमआईआरएनए
इनके बारे में हम पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन में, siRNA, miRNA। तो ये सब हमारा पार्ट होता है यूकेरियोटिक रेगुलेशन का। ठीक है, अब यूकेरियोटिक रेगुलेशन में जो क्वेश्चन बनता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन बनता है। पार्ट बी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन कैसे, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, ठीक है, डी एसिटाइलेशन है या फिर डीमिथाइलेशन है, डिफरेंट टाइप की जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन करता है ये क्वेश्चन बनेगा। siRNA miRNA से क्वेश्चन आता है कि siRNA कैसे सिंथेसाइज होता है, miRNA कैसे सिंथेसाइज होता है, डिफरेंट जो एंजाइम्स करते हैं, जैसे ड्रोशा एंजाइम के बारे में सबने सुना होगा। अच्छा, आप लोगों ने पहले मोलबायो पढ़ी हुई है, मतलब इतना तो बेसिक सबने पढ़ा होगा ना मोलबायो के बारे में, अपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है ना सबने। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे यूकेरियोटिक रेगुलेशन यहाँ पर आता है। इसके साथ साथ हम यूकेरियोट्स में ना एक न्यूक्लियोसोम मॉडल भी पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल भी यहाँ पर आ जाएगा। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में हम हिस्टोन ऑक्टामर मतलब पूरा कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बेसिकली पैकेजिंग, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग यहाँ पे कैसा होता है कि सेल के अंदर जो डीएनए वो कैसे पैक्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कैसे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो सब हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल में यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये सब हमारा एक बेसिक सिलेबस था। ठीक है, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन में जो प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाइकोपोरोन, ट्रिप्टोफैनोपोरोन और बैक्टीरियोफेज रेगुलेशन आता है। यूकेरियोटिक रेगुलेशन में जो क्वेश्चन आपके बनेंगे हिस्टोन मॉडिफिकेशन, एसआई और एमआईआरएनए से, बट इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाता, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू था यहाँ पे सिलेबस का। तो अभी हम यहाँ पे प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो प्रोसेस में सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वाई मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा बताओ। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोलो। हाँ हाँ, क्या बोलो, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट ने किसी ने बोला था तो मैंने वो रिपीट किया। ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंट्रल डोग्मा होता है इसको हम ये बोलते हैं कि ये जो पाथ होता है, पाथ ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। जो ये पूरा पाथवे होता है, इस पाथवे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आरएनए से यहाँ पर क्या बनता है? प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांसलेशन। तो ये एक बेसिक सा सेंट्रल डोग्मा है जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, कि रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन यहाँ पर होगी। अब इसी सेंट्रल डोग्मा का एक हम एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे देखते हैं, जो बेसिकली अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन, यहाँ पर ये तीन प्रोसेसेस है, और ये जो पूरा पाथवे है इसी को यहाँ पर हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। फ्रांसिस क्रिक थी जिन्होंने ये पाथवे यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो ये जो सेंट्रल डोग्मा होता है, ये सेंट्रल डोग्मा कैसे काम करता है? ठीक है, अब सिंपल सा, अब ये तो हमने देखा कि बेसिक यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारे डीएनए यहाँ पर आएगा। ठीक है, डीएनए से ही स्टार्ट होगा। अब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, डीएनए से डीएनए यहाँ पर बनेगा, तो हमने इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोल दिया? रेप्लिकेशन यहाँ पर बोला। ठीक है, अब ये जो डीएनए यहाँ पे बना है, अब डीएनए में भी यहाँ पर क्या हो सकती हैं? दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। क्या? कि यहाँ पर हो सकता है कि जो डीएनए यहाँ पे बना, हो सकता है कुछ डैमेज डीएनए में हो। ठीक है, डैमेज हो सकता है एप्लीकेशन के टाइम पर। डैमेज का मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि कोई भी इंटरक्ट बेस वहां पे आके ऐड हो गया। ठीक है, तो डीएनए में वहां पर क्या हुआ? डैमेज वहां पर आया। तो डीएनए लेवल पर यहाँ पर क्या हो सकता है? डैमेज यहाँ पर हो सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर क्या हो सकता है? डीएनए में कुछ चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, डीएनए में कुछ चेंजेस। अब जब हम डीएनए में चेंजेस की बात करते हैं, अब चेंजेस पे यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? दो लेवल में यहाँ पर आ सकते हैं। स्मॉल लेवल पर डीएनए में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ चेंजेस यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? एट लार्ज लेवल।
देखो सिंपल सा ना, अब हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। अभी तक हम क्या देखते हैं कि डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन होगी, बट एक्चुअल में जो डीएनए बना, अब डीएनए के भी यहाँ पे दो फेट यहाँ पर हो सकते हैं कि या तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ डैमेज वहां पर हो सकता है, या फिर कुछ चेंजेस वहां पर हो सकते हैं। अब जब हम डीएनए में चेंजेस की बात करते हैं, दो लेवल पे चेंजेस हो सकता है, स्मॉल लेवल पर हो सकता है, लार्ज लेवल पर हो सकता है। जब हम डीएनए में स्मॉल लेवल चेंजेस की बात करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर होता है म्यूटेशन। ठीक है, स्मॉल लेवल जो चेंजेस होंगे डीएनए में, वो यहाँ पर क्या आता है, म्यूटेशन। ठीक है, और जब हम लार्ज लेवल चेंजेस की बात करते हैं डीएनए में जो आएंगे, वो यहाँ पर होता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसपोजन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे ट्रांसपोजन। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है ट्रांसपोजोन से, ये डीएनए में क्या लेकर आता है, लार्ज लेवल में चेंजेस यहाँ पर लेकर आएंगे। और जब हम यहाँ पर डैमेज की बात करते हैं, डैमेज में यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब जब रिपेयर सिस्टम यहाँ पर होगा, डीएनए रिपेयर हो जाएगा, डीएनए रिपेयर होगा, तो ये वापस से फिर किस प्रोसेस में चला जाएगा, रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर ये वापस से किस में जाएगा, रेप्लिकेशन में यहाँ पर होगा। अब इसी के साथ यहाँ पर एक और केस ये हो सकता है कि ये जो डैमेज यहाँ पर है, कुछ एक्सटेंसिव लेवल पर यहाँ पे डैमेज हो गया, मतलब जो इरिपेयरेबल है, मतलब रिपेयर हो ही नहीं सकता। तब उस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी एपोप्टोसिस। ठीक है, उसके इस केस में यहाँ पर क्या होगा, सेल डेथ यहाँ पर होगा, जब डीएनए डैमेज यहाँ पर कैसे सीवियर केस यहाँ पर हो जाए, कि मीन्स यहाँ पर डीएनए डैमेज रिपेयर हो ही नहीं सकता। उस केस में क्या होगा, सेल को सिग्नल मिलेगा, किस चीज का, सेल डेथ का, मतलब वहां पर होगी एपोप्टोसिस। ठीक है, तो डीएनए से रिलेटेड ये सब यहाँ पर होगा। तो बेसिकली हम जब पढ़ेंगे ना, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। हम पहले यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन हम डिटेल में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन, तब देखेंगे म्यूटेशन होगा, तब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर के बारे में, डिफरेंट रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आएगा। फिर हम चेंजेस के बारे में यहाँ पर देखेंगे, चेंजेस में रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिर हमारा जो डीएनए लेवल का पूरा कंसेप्ट है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर होगा, अब जब डीएनए यहाँ पर बन गया, अब डीएनए के बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर बनता है आरएनए। बट जो आरएनए यहाँ पर बनता है, वो बनता है यहाँ पर प्री आरएनए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर आरएनए। ठीक है, तो जो सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर होगी, वो हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पर बेसिकली क्या बनेगा, इमेच्योर आरएनए यहाँ पर बनेगा। इमेच्योर आरएनए का सिंपल सा मतलब है कि अभी ये कैपेबल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसाइज होना है। ठीक है, देखो अगर हम सेल के अंदर भी देखिए ना, सेल का जो अभी हम मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस जो हमने पढ़ रहे हैं, इसमें अल्टीमेट एम यहाँ पे क्या है, प्रोटीन बनाना, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी प्रोटीन से ही बनी है। एंजाइम्स प्रोटीन है, हॉर्मोन्स प्रोटीन है, सब कुछ हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन। तो अल्टीमेटली बनाना क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन बनेगा भी किससे, डीएनए से। बट डीएनए डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा प्रोटीन बनाने में, वो बीच में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल लेकर आ रहा है, जिसे आरएनए यहाँ पर बोला, उसके थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है। क्योंकि डीएनए में जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा प्रोटीन बनाने, वो बीच में कुछ ना कुछ एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो तभी यहाँ पे प्रोसेसेस हो रही है कि पहले डीएनए अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपनी कॉपी यहाँ पे बना रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना रहा है, जैसे आरएनए यहाँ पर बोल रहा है। फिर वो आरएनए को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा कि अब वो जाके क्या करे, प्रोटीन बनाए। वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा प्रोटीन सिंथेसिस में, बट एक्चुअल में देखा जाए हमारा एम यहाँ पे क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, अब जब यहाँ पे आरएनए बना, आरएनए भी यहाँ पे कैसे, इमेच्योर यहाँ पर है, इमेच्योर है, तो अब यहाँ पर प्रोसेसेस होंगी। वो प्रोसेसेस क्या करेंगी, इमेच्योर आरएनए को यहाँ पर क्या बनाएंगे, मैच्योर आरएनए। और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यही पर्पज होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का।
कि यहाँ पर जो इमेच्योर आरएनए बना है इसको क्या करना, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना मैच्योर आरएनए में, सो दैट ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, अब ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस को और बोला जाता है प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इन्हें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल तो बोलेंगे, बट इन्हें बोला जाता है प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब प्री ट्रांसलेशनल क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन से पहले मॉडिफिकेशन हो रही है, तो प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं ना, जैसे कैपिंग पढ़ते हैं, ठीक है, टेलिंग होगा, आरएनए यहाँ पे एडिटिंग आता है, आरएनए स्प्लाइसिंग यहाँ पर होगा, ये 4 टाइप की मॉडिफिकेशन आती है। बट इसमें भी जो कुछ मॉडिफिकेशन है ना, वो पोस्ट ना होके ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, कि जैसे आरएनए के सिंथेसिस होती है तभी साथ साथ में वहां पे मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम कैपिंग की बात करते हैं, कैपिंग हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, कोड ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तो मतलब हम जनरली पढ़ते ये है कि आरएनए के बनने के बाद मॉडिफिकेशन है, बट एक्चुअल में जब आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है तभी से मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे है जो कोड ट्रांसक्रिप्शनल यहाँ पे चलती है। तो जब ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर होंगी, मॉडिफिकेशन होने के बाद मैच्योर आरएनए यहाँ पर बना। अब ये मैच्योर आरएनए ये क्या कर सकता है, अब ये बना सकता है प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन बनाएगा और इस प्रोसेस को हम यहाँ पर फिर क्या बोल देंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन यहाँ पर होगा। अब ये जो प्रोटीन बना, फिर से अभी ये जो प्रोटीन बना ये यहाँ पे क्या है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना है। ठीक है, अभी ये फंक्शनल नहीं हुआ। जैसे सिंपल सा समझो, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज है वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंथेसाइज हुआ, और प्रोटीन कभी भी अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होता, वो अपने टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाके क्या होगा, फंक्शनल होगा। प्राइमरी सेकेंडरी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, मतलब स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, मीन्स वहां पर अभी प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता। टर्शियरी क्वाटरनरी जो फोल्डिंग वहां पर होगी प्रोटीन की, प्रोटीन वहां पे क्या बनता है, फंक्शनल। तो यहाँ पर अभी प्राइमरी लेवल पे प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन हुआ। अब इस प्रोटीन को फंक्शनल तो होना है, क्योंकि तभी ये काम करेगा, अगर ये एंजाइम है या कोई हार्मोन है या फिर कोई प्रोटीन है तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पर फिर आ जाएंगी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जिससे यहाँ पर जो अब प्रोटीन बनेगा, ये अब कैसा प्रोटीन यहाँ पर होगा, ये होगा फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन होगा फंक्शनल। फंक्शनल में यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन होगा इसमें एक तो फोल्डिंग प्रोसेस यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग हो सकती है, या फिर जैसे हम ये कहते हैं ना ग्लाइकोसाइलेशन, कार्बोहाइड्रेट की एडिशन होना, ये भी एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, जिससे प्रोटीन क्या बनता है, यहाँ पे मेच्योर होता है, मतलब एक फंक्शनल प्रोटीन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी जो ये फंडामेंटल प्रोसेसेस है वो ऐसे यहाँ पे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सेंट्रल डोग्मा है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं हम सिर्फ इस 3 प्रोसेसेस में सम अप कर देते हैं, बट एक्चुअल में सेंट्रल डोग्मा ये होता है, डिटेल सेंट्रल डोग्मा ये यहाँ पर होगा, और हम ऐसे ही स्टडी करने वाले हैं। रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर होगा, रिकॉम्बिनेशन ट्रांसपोजोन्स करेंगे, फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर मॉडिफिकेशन, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो अब एक पार्ट तो हमारा ये हुआ जो सेंट्रल डोग्मा का यहाँ पर है, मतलब जो प्रोसेसेस वाला पार्ट यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है
नेक्स्ट पार्ट यहां पर आ जाता है जीन रेगुलेशन। ठीक है, जीन रेगुलेशन। अब जीन रेगुलेशन में यहां पर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन और यहां जीन रेगुलेशन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। अब देखो जब हम देखो सिंपल सा एक चीज समझना, जब हम जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं ना, जीन रेगुलेशन का मीन्स यहाँ पर होगा हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जीन अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रहा है उसकी रेगुलेशन हम कर रहे हैं। और जो जीन एक्सप्रेशन हम बात करते हैं, जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेशन में कभी भी रेप्लिकेशन इंक्लूड नहीं होता। रेप्लिकेशन जीन एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होता। तो जब भी कहीं पर भी लिखा होता है ना कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर वहां पे क्या होगा, वो ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन वहां पे बनाएगा। तो जब हम जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन यहाँ पर देख रहे हैं तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हो, तो रेगुलेशन किस लेवल पर होगी, या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर या फिर ट्रांसलेशन। जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में रेगुलेशन होती है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सिर्फ एक ही लेवल पर रेगुलेशन देखने को मिलते इन प्रोकैरियोट्स, इट इज एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यहां पर होगा। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जो रेगुलेशन यहां पर होगी, इट कैन बी पॉजिटिव रेगुलेशन, एंड इट कैन बी नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी दो टाइप के रेगुलेशन यहाँ पर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है एंड नेगेटिव हो सकता है। अच्छा ये बताओ चलो फिर पॉजिटिव रेगुलेशन का मीनिंग क्या होगा। जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा, तो बेसिकली हम देखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस है उसे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करना, प्रमोट करना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रमोट करने का मतलब सिंपल सा ये होगा कि जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, पॉजिटिव रेगुलेशन में होगा बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। कि यहां पर क्या किया जाएगा, प्रमोटर तो जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है इसे रेगुलेट करेगी। हाँ ठीक है, इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होगी टू दी प्रमोटर। तो बेसिकली पॉजिटिव रेगुलेशन में यहाँ पर आएंगे एक्टिवेटर्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेगुलेट करेंगे और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिव करने का काम करेंगे। अब सेम जब हम नेगेटिव रेगुलेशन की बात करेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिक्रीज किया जाएगा। डिक्रीज कब होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इनहिबिट कर दो। कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, उसको इनहिबिट कर देंगे, तो वो हो जाएगी नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। यहां पर होगा इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक्टिवेटर्स आए, ऐसे यहाँ पर कहेंगे इनहिबिटर्स या फिर रिप्रेसर्स हम बोलते हैं। ठीक है, इनहिबिटर्स या फिर क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे रिप्रेसर्स। रिप्रेसर्स ये काम करेंगे कि वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देंगे प्रमोटर रिसेप्टर पर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर होता है प्रोकैरियोट में। तो जैसे हम लाइकोप्रोन या ट्रिप्टोफैन ऑपरन भी पढ़ते हैं ना, तो हम एक्चुअल में वहां पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही देखते हैं कि जैसे वहां पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो ये जो यहाँ पे रेगुलेशन चलते हैं वो सब कहाँ पर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। अब जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होगा। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हमारी
3 लेवल पर होती है, ठीक है। एक तो ये होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर होगा। सेकेंड जो रेगुलेशन यहां पर आ जाती है वो होगी एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सेकेंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पर रेगुलेशन होगी। और जो थर्ड रेगुलेशन होती है वो होती है एट ट्रांसलेशनल लेवल। सो जो यूकेरियोट्स होंगी, यूकेरियोट्स में 3 लेवल पर रेगुलेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन 2 हुए, थर्ड यहां पर आता है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल। अब जब हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की बात करते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में जो इंपॉर्टेंट हमारा आता है वो यहां पर आता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। यहां पर होगी हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अब देखो हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैसे, अब सिंपल सा एक चीज देखो, जब हम सेल में डीएनए की बात करते हैं तो सेल में डीएनए कैसा होता है, ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है ना, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बीडेड फॉर्म में, जिसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी बोला जाता है, यही एक्चुअल में क्रोमेटिन है। अब इसमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन कभी भी, जैसे देखो ये प्रोटीन है, इसके ऊपर जो डीएनए रैप्ड है, इसके ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि ये जो डीएनए की एक्सपोज ही नहीं है, सिर्फ डीएनए का वो पार्ट जो एक्सपोज है वो ही ट्रांसक्राइब कर सकता है। अब जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड पार्ट होगा वो तो एक्सपोज ही नहीं है ना, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोज करना पड़ेगा ना। एक्सपोज करने के लिए प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन होगा तो प्रोटीन और जो यहाँ पे डीएनए है इनकी बाइंडिंग वीक होगी, वीक होगी तो डीएनए एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज होगा इजी क्या हो सकता है, ट्रांसक्राइब हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम सिंपल सा क्या देख रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो हमारा काम यहाँ पे क्या, या तो जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाना या फिर उसको इनहिबिट करना। अब ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए क्या करो, हिस्टोन में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर दो जिससे डीएनए एक्सपोज हो जाए। डीएनए एक्सपोज होगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे इनहिबिट करना है तो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दो जिससे यहाँ पे क्या होगा, वो इनकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और डीएनए एक्सपोज नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेगुलेशन होता है जो हम यूकेरियोट्स में पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ठीक है। अब एक तो हमने यहाँ पे रेगुलेट कर दिया कि आरएनए बनेगा या फिर नहीं बनेगा, वो हमारी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेशन यहाँ पर होगी। सेकेंड रेगुलेशन कैसे हो सकता है, सेकेंड रेगुलेशन है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर यहाँ पे क्या कि अब आरएनए बन चुके हैं, अब वो आरएनए स्टेबल रहेगा या फिर नहीं, मतलब उस आरएनए की डिग्रेडेशन करवा दो कि अगर वहां पे प्रोटीन नहीं बनवाना है उस आरएनए से, तो सिंपल सा वहां पे क्या करो, उस आरएनए को डिग्रेडेशन वहां पे करवा दो, ठीक है। तो वो चीज कब होगा, ये हमारा आरएनए बनने के बाद होगा। तभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर है। यहाँ पर हम सिंथेसिस को ही इनिबिट या फिर प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर आरएनए एक बार बन गया, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी कि या तो उसको स्टेबल रखो या फिर उसकी डिग्रेडेशन करवा दो। तो यहीं पर ही हम कौन सा पढ़ते हैं, siRNA एंड miRNA। तो ये जो si और miRNA है इनका एक्चुअल में काम होता है mRNA डिग्रेडेशन, ठीक है। ये क्या करता है, आरएनए के साथ mRNA के साथ जाके बाइंड करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वहां पर बनता है और फिर जिस mRNA के साथ ये बाइंड करते हैं उनके डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो जब सेल में अगर कोई आरएनए रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी बाया miRNA, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन होगा वो कब होगा, आरएनए बनने के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रांसलेशन लेवल। अब ट्रांसलेशन लेवल पे यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोटीन सिंथेसिस को या तो प्रमोट करो या फिर क्या कर दो, वहां पे इनहिबिट कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ट्रांसलेशन लेवल पर, ट्रांसलेशन लेवल पर यहाँ पर जो इनहिबिशन और प्रमोशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर आती है इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स में जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर्स में कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर होगी जिससे वो क्या करेंगे, या तो वो ट्रांसलेशन को प्रमोट करें, मतलब ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे, या फिर ट्रांसलेशन को वहां पे क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी फैक्टर्स की।
ठीक है। तो हम जो रेगुलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, रेगुलेशन हमारा ऐसे ही यहाँ पे रहने वाला है। पहले प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन होगी। प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन में हम पूरा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में ही हम लेकोपेरोन ट्रिप्टोफेनोपोरन पढ़ते हैं। ठीक है। फिर इसमें एक अलग से बैक्टीरियोफाज एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक में तो नहीं आएगा क्योंकि वायरस है, वायरस प्रोकैरियोट में तो नहीं आएंगे, बट अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन का। यहाँ पर जब हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो हम 3 लेवल पर यहाँ पर देखेंगे। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन से पहले हम हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल यहाँ पर होगा, वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन सीखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे एसआईआरएनए एमआईआरएनए यहाँ पर होगा, और नेक्स्ट फिर यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसलेशन। फिर यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले प्रोसेसिव होगा, फिर रेगुलेशन वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो। तो अभी हम ये एक्चुअली में ओवरव्यू था, मतलब कैसे हम पढ़ेंगे, एक मतलब एक रोड मैप भी यहाँ पर हुआ कि कैसे सीक्वेंस में हम चलेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, रेप्लिकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? डीएनए अपने क्या करता है, कॉपीज बनाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या पता है रेप्लिकेशन के बारे में? ठीक है, पल्लू, कॉपीज ऑफ डीएनए। और क्या होता है रेप्लिकेशन में? मतलब क्या क्या पढ़ा है एप्लीकेशन में? 3 पार्ट्स में होता है। कौन कौन से पार्ट? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, एंजाइम्स, प्राइमेज, हेलिकेज, टोपोइसोमरेज, पॉलीमरेज, हेलिकेज क्या बोल, लाइगेज, हाँ लाइगेज एंजाइम होता है। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन के बारे में? लीडिंग लाइगेंड स्ट्रैंड। ठीक है, चलो, मतलब इतना बेसिक सबको पता है। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पर हम सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, कॉमोडो ने बोला सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, चलो वही एप्लीकेशन को हम देखेंगे। अच्छा, जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, देखो जो मॉलबाय हम पढ़ते हैं ना, इसके जो आपकी रेफरेंस बुक होते हैं वो वॉटसन है, मतलब वॉटसन के बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वो सब पूरा मतलब वॉटसन से ही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। कुछ कंसेप्ट आपके वॉटसन से होंगे, कुछ आपकी जीन बुक से यहाँ पे रहेंगे। वो वॉटसन आपकी मेन बुक रहती है। इसके अलावा जीन बुक से भी कुछ एक दो, जैसे रेगुलेशन का है या फिर एक दो कंसेप्ट हम जीन बुक से भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वॉटसन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटसन से डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है, जैसे मतलब ये होता है ना कि मतलब ये बताना कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है, तो उसमें डायरेक्ट वॉटसन के स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट होते हैं, कुछ भी चेंज भी नहीं होता। ठीक है, तो वॉटसन ही रेफरेंस यहाँ पे रहेगा। चलो, तो अब हम यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। तो रेप्लिकेशन का इतना सबको मीनिंग पता है कि रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कॉपी ऑफ डीएनए, हम इसको सिंपल प्रोसेस में बोल सकते हैं कॉपी ऑफ डीएनए, कि डीएनए अपनी रेप्लिका बनाएगा, अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी ये बनाएगा, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। अब जो हम रेप्लिकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, हम रेप्लिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस है इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे और इसे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा फीचर्स ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट पार्ट इज फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट यहाँ पर होगा एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं जो एप्लीकेशन में। थर्ड जो पार्ट हम करेंगे वो यहाँ पर होगा प्रोसेस। ठीक है, 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला फीचर्स रहेगा, सेकेंड यहाँ पर एंजाइम्स होगा, थर्ड यहाँ पर रहेगा प्रोसेस। अब जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर में जैसे यहाँ पर क्या क्या होगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर आता है, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, इतना सबने पढ़ा होगा कि रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज इट इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। जिसे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्रोसेस है इट इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे रहने वाला है, नेक्स्ट इज
रेप्लिकेशन इज बायडायरेक्शनल प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, बट जो रेप्लिकेशन है इट इज बायडायरेक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज रेप्लिकेशन में इट रिक्वायर प्राइमर। प्राइमर के बिना ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती, ठीक है। प्राइमर रिक्वायर्ड। तो ये 4 बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर होता है एप्लीकेशन के, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटीन्यूअस, बायडायरेक्शनल और प्राइमर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहले हम इन्हीं 4 फीचर्स को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है जिससे प्रूफ हुआ है कि सेमी कंजर्वेटिव है या सेमी डिसकंटीन्यूअस है, बायडायरेक्शनल क्यों बोला जाता है, क्यों रिक्वायरमेंट है बायडायरेक्शनल की, प्राइमर की क्यों रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, तो फीचर्स डिटेल में रहेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम एंजाइम्स करेंगे। पहले हम एंजाइम सब डिटेल में करेंगे, मतलब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के, ठीक है। अब एंजाइम्स में जैसे बताओ, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, एक तो मेन एंजाइम यही होगा डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे क्या होता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम एक जैसे टोपो आइसोमरेज बताया था, टोपो आइसोमरेज एंजाइम होगा, और लाइगेज एंजाइम डीएनए गायरेज, वो टोपो आइसोमरेज में आ जाता है, टोपो आइसोमरेज 1 एंड 2 को डीएनए गायरेज बोलते हैं इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट भी रिप्लाई कर सकते हो, प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। एक एंजाइम यहाँ पर है प्राइमेज एंजाइम, और बताओ और कौन से एंजाइम होते हैं, पढ़ा हुआ, सबने पढ़ा हुआ एंजाइम्स के बारे में, हाँ। नहीं नहीं, न्यूक्लियस तो एप्लीकेशन में नहीं होंगे, आरएनए, ठीक है, ठीक है। एक यहाँ पे एसएसबी, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। और जो यहाँ पे एंजाइम होते हैं, और एक एंजाइम यहाँ पर आता है आरएनएस एच, ठीक है। एक एंजाइम यहाँ पर जो होगा आरएनएस एच, एक एंजाइम यहाँ पर आता है FAN1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ठीक है। ये है यहाँ पर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ठीक है। इसके अलावा एक और हम यहाँ पे एंजाइम करते हैं, वो है टेलोमेरेज एंजाइम। टेलोमेरेज एंजाइम स्पेसिफिकली टेलोमेरिक रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जो यूकैरियोट्स का स्पेसिफिक फीचर होता है, टेलोमेरेज एंजाइम वहां पर यूज होगा। तो जो ये एंटायर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, इसमें ये डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स यूज होता है, ठीक है। हम सब एंजाइम के बारे में पहले डिटेल में करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हम प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में टोटल 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यूकैरियोट्स में तो मल्टीपल टाइप के होता है, अराउंड 10 to 12 टाइप के डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इन यूकैरियोट्स। तो हम स्पेसिफिकली सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर जैसे हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज, इनके जीन्स यहाँ पे क्या है, इनके म्यूटेशन हो जाए तब यहाँ पे क्या होगा जीन्स में, वो सब हमारा एंजाइम पार्ट में कवर होगा। फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस में भी यहाँ पर प्रोसेस में सिंपल सा होगा, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और ये हम इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन हम ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में दोनों में देखेंगे, ठीक है। इनिशिएशन में हम डिटेल में देखेंगे ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। इलोंगेशन सेम रहती है। देखो जो प्रोसेस यहाँ पर है ना, मतलब जैसे हम एप्लीकेशन करें, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, प्रोसेस में 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक इनिशिएशन और एक टर्मिनेशन। मतलब वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो रही है और वो प्रोसेस कैसे स्टॉप हो रही है, इलोंगेट तो वो करती ही रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इनिशिएशन है, टर्मिनेशन है। और किसी भी प्रोसेस की जो रेगुलेशन होती है ना, वो रेगुलेशन इनिशिएशन और टर्मिनेशन लेवल पर ही होती है, कि या तो उसको इनिशिएट ही मत होने दो प्रोसेस को, कि अगर वहां पे इनहिबिट करना है, और अगर प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो टर्मिनेशन को वहां पे इनहिबिट कर दो, तो वो टर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है।
तो रेगुलेशन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन लेवल पर ही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये बेसिक एप्लीकेशन हम ऐसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। अब देखो जो फीचर्स ऑफ डीएनए एप्लीकेशन में फर्स्ट फीचर जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये होगा यहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आएगा मोड ऑफ एप्लीकेशन। मोड ऑफ एप्लीकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो डीएनए यहाँ पर एप्लीकेट कर रहा है वो किस टाइप से यहाँ पर एप्लीकेट करेगा। ठीक है, अब सिंपल से देखो, अब डीएनए एप्लीकेशन में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डीएनए स्टैंड होगा। ठीक है, अब इस डीएनए स्टैंड से यहाँ पर क्या बन रही है, इससे से यहाँ पर क्या बनेगा, दो कॉपीज यहाँ पे बन जाएगी डीएनए की। अब ये जो दो कॉपीज यहाँ पे बन गए ये कैसे यहाँ पे बन गए, मतलब मोड यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन का। ठीक है, तो जब यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन था तो यहाँ पे तीन हाइपोथेसिस यहाँ पे दी गई, मतलब हाइपोथेटिकली ये बोला गया कि यहाँ पर क्या है, थ्री मोड ऑफ एप्लीकेशन है जो पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल मोड ऑफ एप्लीकेशन है, थ्री मोड ऑफ एप्लीकेशन। देखो सिंपल सा, देखो हमें ये अब पता है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन पहले नहीं पता था कि मोड ऑफ एप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो तब वहां पे क्या था, तब वहां पे तीन मॉडल्स दिए गए कि एप्लीकेशन जो मतलब डीएनए एप्लीकेट कर रहा है, तीन पॉसिबल वेज है कि ऐसे एप्लीकेशन यहाँ पर हो सकती है। तो जिसमें हमारा एक यहाँ पर आता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव यहाँ पर होगा। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होगा, एंड थर्ड यहाँ पर आ जाएगा डिस्पर्सिव। तो ये तीन पॉसिबल वेज हैं एप्लीकेशन के। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव में क्या होगा, ठीक है, जैसे देखो ये डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पे है पेरेंटल डीएनए। ठीक है, पेरेंटल डीएनए। अब इस पेरेंटल डीएनए से यहाँ पर क्या बनेंगे, डॉटेड डीएनए यहाँ पे बनेंगे। तो कंजर्वेटिव मॉडल में ये बोला गया कि यहाँ पर जो पेरेंट, यहाँ पर जो दो डॉटेड डीएनए यहाँ पे बनेंगे, इसमें से एक तो एग्जैक्टली किसके जैसा यहाँ पर होगा, पेरेंट के जैसा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो डीएनए है ये बिल्कुल, ये जो डॉटेड डीएनए यहाँ पर होगा, ये डॉटेड डीएनए एग्जैक्टली किसके जैसा यहाँ पर है, पेरेंट के जैसा यहाँ पर होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव में सिंपल सा देखो, सिंपल सा हम यही चीज यहाँ पे देखने वाले हैं, एक डीएनए, एक पर यहाँ पे क्या होगा, दो डीएनए यहाँ पे बनेंगे। अब इन दोनों डीएनए का हमें नेचर देखना है कि नेचर यहाँ पे ये पेरेंट से कितने सिमिलर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला कि यहाँ पर जो दो डॉटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं डीएनए के, इसमें से एक तो एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा है और एक यहाँ पे कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड, मतलब ये एंटायरली जो डीएनए यहाँ पर है ये कैसा यहाँ पर होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड। अब देखो ये जो मॉडल है ना, इसको यहाँ पे क्या बोला, इसको बोला कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव क्यों बोला, क्योंकि देखो जब हम ये पेरेंटल डीएनए की बात कर रहे हैं, पेरेंटल डीएनए का मतलब क्या होगा, इस डीएनए में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब इसकी कॉपी यहाँ पर हुई, रेप्लिकेशन हुआ, तो एक डॉटेड डीएनए बिल्कुल एग्जैक्ट किसके जैसा यहाँ पे बना, पेरेंट के जैसा, पेरेंट के जैसे बना। तो मतलब यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो बिल्कुल कैसे, पेरेंट के जैसे यहाँ पर होगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पर जो पेरेंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कंजर्व रही है, मतलब एज इट इज डॉटर में पास हुई है, एज इट इज यहाँ पे जो डॉटेड डीएनए बना वो पेरेंट के जैसा ही बना। तो मतलब पेरेंटल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, जो भी जीन सीक्वेंस थे, वो एग्जैक्टली कैसे यहाँ पर डॉटर के पास यहाँ पे चलेगी विदाउट एनी वेरिएशन। तो इसलिए इसको यहाँ पे कंजर्वेटिव बोला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे कंजर्व है। कंजर्व भी कैसे,
क्योंकि यहाँ पे इस डॉटर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे, ठीक है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोला कि यहाँ पे जो एक डॉटर डीएनए यहाँ पे बना उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड एग्जैक्टली पेरेंट के जैसे हैं, तो एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन बोला कि एक इस तरीके से एप्लीकेशन हो सकती है। फिर यहाँ पे आया सेकेंड मॉडल, यहाँ पर आया सेकेंड मॉडल सेमी कंजर्वेटिव, कि जिसमें यहाँ पे क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड है। अब एज पर दिस मॉडल यहाँ पे क्या था कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड होगा इसकी सेपरेशन होगी, मतलब एक स्ट्रैंड यहाँ पे ये यहाँ पर जाएगा डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या बनेगा, एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बोला कि रेप्लिकेशन कैसे यहाँ पर हो रही है कि जो दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट हो रहे हैं, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या कर रहा है, नया स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये डॉटेड डीएनए यहाँ पर बने, अब इस डॉटेड डीएनए में एक स्ट्रैंड तो यहाँ पे कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, ठीक है, और एक स्ट्रैंड जो यहाँ पर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे पेरेंटल। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक एंटायरली न्यू डीएनए था और एक एंटायरली एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा था। यहाँ पर हम डीएनए में भी स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रैंड कैसा यहाँ पर है पेरेंट के जैसा, और एक स्ट्रैंड यहाँ पे कैसा न्यूली सिंथेसाइज्ड है। अब यहाँ पर भी जो इंफॉर्मेशन है वो कंजर्व हुई है, बट कंजर्व कैसे, हाफ हाफ की, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे कैसे पेरेंट के जैसा, इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन था। फिर ऐसे यहाँ पर थर्ड मॉडल और दिया गया यहाँ पर एप्लीकेशन का, थर्ड मॉडल यहाँ पे डिस्पर्सिव, सेम यहाँ पे क्या है, पेरेंटल डीएनए यहाँ पर होगा, पेरेंटल डीएनए में अब यहाँ पर इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बोला कि जो डीएनए यहाँ पर एप्लीकेट कर रहा है वो कैसे यहाँ पे कर रहा है, फ्रेगमेंट्स में एप्लीकेशन यहाँ पर हो रही है। फ्रेगमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर एक फ्रेगमेंट तो क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पर होगा, और फिर उसके बाद एक फ्रेगमेंट यहाँ पे कैसा आ जाएगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड यहाँ पर होगा, कि यहाँ पर जो डीएनए बना वो कैसा है, डिस्पर्सिव, कि यहाँ पे कैसे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, कि अगर एक फ्रेगमेंट यहाँ पे पुराना होगा मतलब पेरेंटल है, तो उसके बाद दूसरा यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज, फिर पेरेंटल, फिर न्यूली सिंथेसाइज, फिर पेरेंटल, फिर न्यूली सिंथेसाइज यहाँ पर होगा। तो इस टाइप को यहाँ पर क्या बोला, जैसे ये पेरेंटल फ्रेगमेंट हुआ, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट है। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली ये तीन मॉडल्स यहाँ पे दिए गए थे एप्लीकेशन के, ठीक है। बाद में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था कि जो ये मॉडल है, मतलब जो डीएनए एप्लीकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से करता है, ठीक है, बट इनिशियली तीन मॉडल्स थे। अब अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या था ना, अच्छा एक्सपेरिमेंट किसने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन का, एक्सपेरिमेंट किसने प्रूव किया था, Methylphenidate style. मिचेल्सन एंड स्टॉल, मिचेल्सन एंड स्टॉल है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। देखो बेसिकली एक्चुअल में क्या था ना, देखो अभी यहाँ पे देखो क्या था कि अभी डीएनए के स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट हुआ, जैसे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया। अभी तक वहां पे मतलब जब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सबको पता लगा ना, तब वहां पे अब नेक्स्ट स्टेप था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को बताना, कि रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस एक्चुअल में कैसे यहाँ पर होती है। तो जो मिचेल्सन एंड स्टोल थे ना, मिचेल्सन एंड स्टोल एक्चुअल में ये वॉटसन एंड क्रिक की लैब में ही काम करते थे, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत पहले ये चीज बता दिया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए थे, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं किया था। तो बाद में जो मिचेल्सन एंड स्टोल थे ना, उन्होंने उन्हें उन्हीं का जो हाइपोथेसिस थी, मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं तो उसको हाइपोथेसिस यहाँ पे बोलेंगे, तो उन्होंने वहां पे जो बोला था कि एप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मिचेल्सन एंड स्टोल ने फिर उसी चीज को आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ठीक है। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है एक्चुअल में बता तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, बट इसको प्रूफ मिचेल्सन एंड स्टोल ने किया था बाद में जा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होगा मिचेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, मिसल्सन स्टोल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर था। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो चीजें यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया था। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक चीज देखो, पहले तो ये जो टेक्निक यहाँ पे यूज की गई इस एक्सपेरिमेंट में वो यहाँ पे थी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन, मतलब सेंट्रिफ्यूगेशन की टेक्निक है। और सेंट्रिफ्यूगेशन भी यहाँ पे कौन सा है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। सेंट्रिफ्यूगेशन सिंपल सा, सबने मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने लैब में भी सेंट्रिफ्यूगेशन की होगी ना, लैब में भी कहते हैं डीएनए आइसोलेशन में भी सेंट्रिफ्यूगेशन होता है। तो देखो जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन था, इसमें भी ना हम जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन पढ़ते हैं, दो टाइप के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन होता है। एक हमारा यहाँ पर होता है सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन, एंड सेकेंड हमारा होता है सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड यहाँ पे रहता है, सीजम क्लोराइड एंड सुक्रोज। अब ये जो मिसल्सन एंड स्टोल थे, इन्होंने सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन को यूज किया था। ठीक है, और जो ओकाजाकी थे ना, ओकाजाकी जिन्होंने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया था, या फिर जो हम साइमिक डिसकंटिन्यूअस पढ़ते हैं, साइमिक डिसकंटिन्यूअस को भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, वहां पर सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन यूज किया था। ठीक है, तो ये जो सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन है, ये साइमिक डिसकंटिन्यूअस, ये भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे साइमिक डिसकंटिन्यूअस वाला, तो वहां पर हम सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर है सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। सिंपल से देखो किया क्या है, यहाँ पर एक ट्यूब ली है, अब इस ट्यूब में यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी का सीजम क्लोराइड ऐड किया है, सेंट्रिफ्यूगेशन की है। सेंट्रिफ्यूगेशन से अब ये जो सीजम क्लोराइड है अपने डेंसिटी के बेसिस पे ये सेटल हुआ। ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे सेटल हुआ, तो यहाँ पर लो टू हाई डेंसिटी का एक ग्रेडियंट सेटअप हुआ। मतलब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इनिशियली ये चीज यहाँ पर है, सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन में सिंपल सा होगा क्या, ट्यूब में डिफरेंट डेंसिटी का सीजम क्लोराइड होगा, सेंट्रिफ्यूगेशन की अपनी अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेटल हुए, जिससे यहाँ पे लो डेंसिटी का सीजम क्लोराइड और यहाँ पे क्या है हाई डेंसिटी सीजम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या बना एक ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट यहाँ पे बना लो टू हाई। तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पे यूज किया ये प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे डीएनए कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो एक तो टेक्निक उनकी यहाँ पे थी सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। सेकेंड जो उन्होंने यूज किया, अब एक कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म भी होगा जिसका डीएनए यूज करेंगे, तो जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, इकोलाई। ठीक है, इकोलाई यहाँ पे था, तो जो उन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया वो था इकोलाई। इकोलाई के डीएनए आइसोलेशन किया, आइसोलेशन की उसके बाद सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन और फर्दर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया। अब उन्होंने एक चीज देखा कि जैसे जब हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में क्या होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, एडमिन है, थाइमिन है, इन सब में क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। जब हम नाइट्रोजन की नॉर्मल बात करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे पास होता है N14, मतलब मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 14 होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट यहाँ पर होगा 14। अब नॉर्मली जो डीएनए में है वो यहाँ पे क्या है, N14 है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पर लिया नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर नंबर डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हैवी आइसोटोप में यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन यहाँ पे यूज किया, अब वो 15 मॉलिक्यूलर वेट का, एटॉमिक मास यहाँ पे 15, ये नाइट्रोजन यहाँ पे यूज किया। अब देखो एक चीज देखना, जो जैसे हम जब भी एटम्स की बात करते हैं ना, तो एटम्स में हैवी आइसोटोप होते हैं। हैवी आइसोटोप मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट मतलब ज्यादा होता है। हैवी आइसोटोप कैन बी रेडियो एक्टिव और कैन नॉट बी रेडियो एक्टिव। ठीक है, जो हैवी आइसोटोप है रेडियो एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये जो N15 था ना, ये N15 रेडियो एक्टिव नहीं था। ठीक है, इसको रेडियो एक्टिव मत समझना, रेडियो एक्टिव नहीं था। अभी जैसे हम ओकाजाकी के एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां पर भी उन्होंने हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज किया। वहां पर जो आइसोटोप था ना वो रेडियो एक्टिव था, उसे रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का रेडियो आइसोटोप यूज किया गया था ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जो मिसल्सन एंड स्टोल्स उन्होंने रेडियो आइसोटोप ने यहाँ पर उन्होंने हैवी आइसोटोप यूज किया।
रेडियो आइसोटोप सिंपल सा होता है कि जब वो ब्रेक होता है ना तो वो रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसलिए उनको रेडियो आइसोटोप बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है, इन्होंने यहाँ पे N15 यहाँ पे यूज किया। अब देखो N15 भी कैसे यूज किया, सिंपल सा इक्वलाई है। अगर हम इसको लैब प्रोस्पेक्टिव से बात करें, अब लैब में क्या कर रहे हैं, इक्वलाई की ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ की है सबने, बैक्टीरिया ग्रो किया होगा, बैक्टीरिया ग्रो करता है तो सिंपल सा हम न्यूट्रिएंट ग्रोथ यूज करते हैं ना, ग्रोथ लिक्विड मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सिंपल सा क्या किया कि जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ यहाँ पे था ना, जिसमें इकोलाई को कल्चर कर रहे थे, वहां पर इन्होंने जो नाइट्रोजन सोर्स ऐड किया वो हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन ऐड किया, मतलब बेसिकली अमोनियम क्लोराइड उन्होंने यूज किया था। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड एज अ नाइट्रोजन सोर्स था। और ये जो अमोनियम क्लोराइड था, इसमें जो नाइट्रोजन था, अब वो हैवी आइसोटोप था, मतलब N15 नाइट्रोजन यहाँ पे यूज किया। इकोलाई लिया, इकोलाई को लैब के अंदर ग्रो किया, ग्रोथ यहाँ पे ली न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट ग्रोथ में नाइट्रोजन सोर्स ऐड किया अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड था, इसमें जो नाइट्रोजन था वो अब हैवी आइसोटोप था, मतलब अब N14 नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे N15 था। ठीक है, अब इन्होंने इनिशियली यहाँ पे काफी देर तक इकोलाई को इसी मीडियम में ग्रो किया। अब जो इकोलाई यहाँ पर होता है ना, इकोलाई का जो रेप्लिकेशन टाइम है वो 20 मिनट्स का है, मतलब 20 मिनट के बाद ये क्या करता है, अपने डीएनए के अमाउंट को डबल कर लेता है। तो उन्होंने इनिशियली यहाँ पे क्या लिया, इनिशियली इकोलाई है। ठीक है, इकोलाई यहाँ पर होगा, इकोलाई को यहाँ पे ग्रो किया, ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोपो नाइट्रोजन। N15 में ग्रो किया। ठीक है, अब ग्रो करने से हुआ क्या, मतलब उन्होंने एटलीस्ट 1 डे तक 24 आवर्स तक यहाँ पे इकोलाई को ग्रो किया। ठीक है, 24 आफ्टर 24 आवर्स अब क्या हुआ कि जो इकोलाई होगा, अब देखो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, अब नॉर्मल जब इकोलाई था, इसमें अभी डीएनए में क्या था, N14 था। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपनी डुप्लीकेशन यहाँ पर होगी, सेल डिवीजन यहाँ पर होगी, क्या करेगा, मीडियम से न्यूट्रिएंट्स लेगा, मीडियम से न्यूट्रिएंट्स लिए तो अब यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, अब उसके पास नाइट्रोजन क्या है, 50। ठीक है, N15 होगा। तो अब जो इक्वली के सेल्स ग्रो करेंगे, 24 आवर्स तो बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि वो 20 मिनट्स के बाद ही अपनी डबल कर लेगा पॉपुलेशन। 24 आवर्स तक तो अब क्या हुआ कि जितने भी इक्वली के सेल्स थे, अब सब में जो नाइट्रोजन यहाँ पर है वो कौन से यहाँ पर होगी, N15। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले की प्रिपरेशन है। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया, ये प्रिपरेशन थी कि प्रिपरेशन में यहाँ पे क्या किया, पहले इक्वलाई लिए, उनको पहले 24 आवर्स तक N15 मीडियम पर ग्रो किया, जिससे हुआ क्या कि जितने भी सेल्स थे इक्वलाई के, सब में अब नाइट्रोजन कौन से प्रेजेंट है, N15। तो अब हमारे पास, अब एक्सपेरिमेंट हमारा एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होगा, और हमारा जो इनिशियल कल्चर यहाँ पर होगा इक्वलाई का, अब उस इनिशियल कल्चर के पास यहाँ पे क्या है, N15 नाइट्रोजन, मतलब जो इनिशियल कल्चर ऑफ इक्वलाई होगा, अब उसके डीएनए में यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सी मिलेगी, N15। तो N15 नाइट्रोजन नेचुरली नहीं प्रेजेंट थी, इनकॉर्पोरेट की गई पहले, फिर जब देखा कि जितने भी सेल्स है सब में N15 आ गया है, अब उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट है मिचेल्सन एंड स्टोर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये स्टार्ट करता है। अब सिंपल सा देखना, वैसे तो हम यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, बट एक्चुअल में एक डीएनए मॉलिक्यूल तो इनिशियली नहीं होता, बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर है, अब इसके पास यहाँ पे क्या होगा, N15 नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये N15 का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि N15 आया कहां से। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि एक्चुअल में इससे पहले 14 ही था, 24 आवर्स के बाद 15 इनकॉर्पोरेट यहाँ पर हुआ, बट हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमारा पहला जो डीएनए होगा उसमें N15 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, N15 यहाँ पे डीएनए है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो इकोलाई का कल्चर था N15 कंटेनिंग डीएनए, अब इनको यहाँ पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू द मीडियम containing N14 नाइट्रोजन।
N15 कंटेनिंग डीएनए जो इकोलाई थे, ठीक है, ये जो इकोलाई कल्चर यहाँ पे था, जिनका डीएनए N15 है, इनको ट्रांसफर किया किस कल्चर में? अब ऐसे कल्चर में ट्रांसफर किया जिसमें N14 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन टाइम कितना है? 20 मिनट का। तो एक्चुअली जब लैब में एक्सपेरिमेंट होता है ना, लैब में उन्होंने क्या किया, देखो पहले फ्लास्क है, अब उस फ्लास्क में यहाँ पे क्या है कि N15 मीडियम है जिसमें इक्वली कल्चर ग्रो किया, 24 आवर्स के बाद हमें ग्रोथ मिली। अब उस ग्रोथ में यहाँ पे क्या है कि जो इक्वली बैक्टीरिया होगा उसमें अब सब वहां पे क्या है, N15 नाइट्रोजन होगा। अब उन्होंने वहां से कल्चर लिया, उस कल्चर को ऐसे मीडियम पे ट्रांसफर किया जिसके पास N14 नाइट्रोजन है, N14 कल्चर में ट्रांसफर किया। अगर हम फ्लास्क के टर्म में पूरा एक्सपेरिमेंट देखें, अब वो जो N14 मीडियम है वहां से क्या किया, 20 मिनट के बाद वहां पे कल्चर निकाला, ठीक है, उसमें से फिर डीएनए आइसोलेशन की, ठीक है, जैसे लिक्विड मीडियम होगा ना, जैसे यहाँ पे फ्लास्क है, अब इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें N14 है, तो 20 मिनट तक यहाँ पे ग्रो करने दिया, ठीक है, 20 मिनट तक ग्रो करने दिया, फिर यहाँ से कल्चर को निकाला और फिर यहाँ से डीएनए की आइसोलेशन की। अब देखो एक्चुअल में हम जो पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि 20 मिनट में किया, बट एक्चुअली में ना एग्जैक्ट 20 मिनट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट जब करता है ना, वहां पे 17 मिनट पे कल्चर आइसोलेट किया, 18 मिनट पे किया, 19 पे किया, 20 पे किया, 21 पर किया, 22 पे किया, तो फिर जाके हमें 20 मिनट का एक्चुअल में रिजल्ट मिला, ठीक है। हम पढ़ते 20 मिनट के क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट बात करते हैं, बट लैब में जब भी परफॉर्म हो तो वहाँ पे 17, 18, 19, 20 अप टू 25 मिनट तक कल्चर्स को वहां पे आइसोलेट किया, फिर उनके डीएनए आइसोलेशन वहां पर हुआ, ठीक है। अब जब 20 मिनट तक N14 मीडियम पर रखा, अब यहाँ पे क्या था, अब ये देखना था कि यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे यहाँ पर हो रही है। तीन मॉडल है हमारे पास रेप्लिकेशन के, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव। तीनों मॉडल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो 20 मिनट में यहाँ पर होगा फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। 20 मिनट का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इनिशियली एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। अब तीनों का यहाँ पर हम देखेंगे, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव के टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारा यहाँ पे N15 वाला ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा डॉटर डीएनए। अब न्यूली सिंथेसाइज्ड यहाँ पे कौन सा होगा, N14, क्योंकि हमारा मीडियम में यहाँ पे क्या था, N14। तो कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे एक डीएनए एंटायरली N15 वाला मिलेगा और एक यहाँ पे कैसा मिलेगा, N14। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अगर एप्लीकेशन यहाँ पे कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव। तो बताओ सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्या होगा, N15 का होगा और यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर होगा N14। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक यहाँ पे 14, 15 ऐसे स्टैंड यहाँ पे बनेगा। थर्ड जो यहाँ पर होगी, थर्ड है यहाँ पर डिस्पर्सिव। अब डिस्पर्सिव में तो यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, फ्रेगमेंट्स में हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 15, 14 के फ्रेगमेंट्स मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, अगर हम यहाँ पे देखिए जो सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव है, इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या होगा, हैवी डीएनए, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे कैसे है, हैवी आइसोटोप। ये यहाँ पर होगा लाइट डीएनए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं, N14 यहाँ पर होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पर बोल रहा है, हैवी डीएनए, लाइट डीएनए। अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड किसका यहाँ पर है, 14 का, एक स्ट्रैंड यहाँ पे 15 का। तो मीन्स ये जो डीएनए यहाँ पर होगा ये कैसा होगा, हाइब्रिड, हाइब्रिड बोल सकते हैं ना।
क्योंकि इसके पास 14 15 दोनों के स्टैंडर्ड, तो ये हाइब्रिड यहाँ पे बना। अब सेम जब हम डिस्पर्सिव की बात करेंगे, डिस्पर्सिव में भी यहाँ पे 14 15 दोनों है, तो ये भी डीएनए यहाँ पे कैसा बनेगा, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड यहाँ पे बना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन इन कंजर्वेटिव मॉडल, यहाँ पर 50% डीएनए यहाँ पे कैसे होंगे, हैवी, एंड 50% डीएनए विल बी लाइट। ठीक है, एंड अगर सेमी कंजर्वेटिव की थ्रू एप्लीकेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, 100% डीएनए वुड बी हाइब्रिड। डिस्पर्सिव में तो रिजल्टिंग यहाँ पे क्या आएगा, हाइब्रिड। अब इसको परसेंटेज के टर्म में नहीं लिखते डिस्पर्सिव वाले को। ठीक है, ये अब देखो, ये हमने मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लिया। अब एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, मतलब कि जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये यहाँ पर हुआ कि जब 20 मिनट के बाद यहाँ पे डीएनए को मतलब आइसोलेट किया ना, तब फिर यहाँ पर ये डीएनए की सीजन क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। देखो, जो डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेशन के बाद फिर यहाँ पे की गई सीजन क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। सीजन क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में होगा क्या कि यहाँ पर जो डीएनए है, जहां पर भी उसकी डेंसिटी मैच करेगी वहां पर वो बैंड बनाएगा। जैसे ये ट्यूब है, इसमें यहाँ पे क्या है, लो, और यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी यहाँ पर होगी। तो अगर हम सिंपल सा डीएनए के बैंड्स यहाँ पे देखें, अब हमें 3 टाइप के डीएनए यहाँ पे मिले। एक लाइट डीएनए मिला, एक हैवी डीएनए मिला, और एक हाइब्रिड डीएनए। तो अगर हम हैवी डीएनए का बैंड देखें, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हैवी डीएनए यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ पे कैसे होगा, N15 N15। अगर हम लाइट डीएनए की बात करें, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, डेंसिटी के बेसिस पर है ना। लाइट डीएनए जो यहाँ पर होगा N14 N14 मिलेगा, तो उसका जो बैंड होगा वो हमें ऊपर मिलेगा। ठीक है, और जब हम हाइब्रिड की बात करेंगे तो हाइब्रिड हमें लो और हाई के इन बिटवीन मिलेगा, तो ये यहाँ पर होगा N14 N15 हाइब्रिड। तो ये हमारी बैंड पैटर्न यहाँ पर रहेंगे कि अगर हैवी डीएनए होगा तो बैंड हमें कहाँ पे, हाई डेंसिटी पर मिलेगा, लाइट है तो लो डेंसिटी पर, और अगर हाइब्रिड है तो इन बिटवीन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब सिंपल से देखो यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे 3 बैंड पैटर्न हम यहाँ पे बनाएंगे जो हमारे ऑब्जर्व बैंड पैटर्न है। ऑब्जर्व मतलब कि अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर देखो 2 टाइप के डीएनए बने ना, एक हमारा यहाँ पे कैसे लाइट बना और एक हैवी। तो यहाँ पे जो बैंड पैटर्न ऑब्जर्व होगा, एक तो हमें कैसे मिलेगा, हैवी मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे कैसा मिलेगा, लाइट। तो ये हमारा बैंड पैटर्न किसका है, ऑब्जर्व बैंड पैटर्न होगा किसका, कंजर्व एप्लीकेशन का। कंजर्व एप्लीकेशन में हमें 2 बैंड यहाँ पे मिलेंगे, एक हैवी मिलेगा और एक हमें मिलेगा लाइट। ठीक है, ये कंजर्व का होगा। और अगर एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे है, सेमी कंजर्वेटिव, तो सेमी कंजर्वेटिव में कितने बैंड्स आएंगे, एक आएगा। कौन सा यहाँ पर होगा, हाइब्रिड वाला, तो वो बैंड हमें कहाँ, यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये किसमें होगा, ये होगा सेमी कंजर्वेटिव, ये होगा यहाँ पे हाइब्रिड। हाइब्रिड डीएनए का बैंड यहाँ पर आएगा। और अगर हम यही डिस्पर्सिव की बात करें तो डिस्पर्सिव में बताओ कितने बैंड्स मिलेंगे, एक ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी क्या है, डीएनए कैसा मिल रहा है, हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ऑब्जर्व पैटर्न यहाँ पर होगा वो यहाँ पे एक ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यहाँ पे इकोलाई को हमने यहाँ पे N14 मीडियम पर ट्रांसफर किया। 20 मिनट्स के बाद कल्चर को वहां से आइसोलेट किया, फिर डीएनए आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन के बाद फिर वहां पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन वहां पे की। अब हमारे अकॉर्डिंग 3 मॉडल्स हैं, तो हमने 3 बैंड पैटर्न यहाँ पे बना ली कि अगर कंजर्वेटिव होगा तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होना चाहिए, अगर यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव है तो ऐसे यहाँ पर होगा, और अगर डिस्पर्सिव है तो ऐसे यहाँ पर होगा। अच्छा, ये जो बैंड पैटर्न है मैंने एक्सपेक्टेड है, ऑब्जर्व नहीं है, ये हमारे एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न है। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि अगर कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है तो एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न ये होगा, अगर हमारा सेमी कंजर्वेटिव है तो एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न ये होगा, और डिस्पर्सिव है तो एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न ऐसा यहाँ पर होगा। अब ये तो हमारे एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न हमने यहाँ पे बनाए, बट एक बैंड पैटर्न ऐसा भी तो होगा जो एक्चुअल में हमें ऑब्जर्व होगा, जो हमें मिलेगा एक्सपेरिमेंट के बाद। तो जो मिकल्सन और स्टोल थे ना, उन्हें जो बैंड पैटर्न मिला, मतलब जैसे उन्होंने कल्चर आइसोलेट किया, सीजन क्लियर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन की, उन्हें जो बैंड पैटर्न मिला वो था कि जिसमें एक ही बैंड यहाँ पर आ रहा है, और वो बैंड भी यहाँ पे किसका आ रहा है, हाइब्रिड का। ठीक है, एक ही बैंड यहाँ पर आया और वो बैंड भी यहाँ पे किसका है, हाइब्रिड का। और ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व बैंड पैटर्न। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके बैंड पैटर्न मिला उसमें क्या था, सिंगल बैंड मिला। सिंगल बैंड भी कैसे, इंटरमीडिएट मिल रहा, मतलब हाइब्रिड डीएनए का यहाँ पे मिला। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन या तो आइदर सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव है, कंजर्वेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन ये चीज तो कंक्लूड हुआ कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या हो सकता है यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव होगा या फिर क्या हो सकता है डिस्पर्सिव। तो अब जो नेक्स्ट डिसीजन होगा, जो यहाँ पे बचता है वो किसके बीच में होगा, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव में। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का तो ये कंक्लूजन यहाँ पर है कि रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव वाली एक्सक्लूड यहाँ पर होगी। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो यहाँ पे बचेगी, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। अब देखो, अब इसको कैसे प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव में मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सा होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो, अभी तक हमने देखा था कि फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन था, फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में हमें दो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिले। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जो इकोलाई था ना, इकोलाई को यहाँ पे कंटिन्यू रखा N14 मीडियम पर, N14 मीडियम पर कंटिन्यू रखा। ठीक है, वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं N14 मीडियम पर। अब यहां पर होगा सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन को समझना कैसे यहाँ पर है, देखो कि यहाँ पे हमारा वही कल्चर है जिसको N14 मीडियम पर ट्रांसफर किया था। देखो यहाँ पर क्या किया कि जो मीडियम मीडियम जो यहाँ पे था ना, वो सेम वही है कि जो हमने यहाँ पे इक्वले को ट्रांसफर किया था ना N14 मीडियम पर। अब उसी मीडियम में उन्होंने 20 मिनट के बाद कुछ कल्चर आइसोलेट किया था, अब वहीं पर ही मीडियम को ग्रो करने दिया। अब उसी कल्चर में क्या किया, आफ्टर 40 मिनट उन्होंने वहां पे आइसोलेशन की। देखो समझना, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे पहले 20 मिनट में एक कल्चर यहाँ पे आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेशन की। ठीक है, और इसी कल्चर को कंटिन्यू रखा, और इसी कल्चर को फिर आफ्टर 40 मिनट उन्होंने यहाँ पे क्या किया, डीएनए आइसोलेशन। तो अब 20 मिनट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, और 40 मिनट में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर हम फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन के बीच में टाइम गैप देखें, वो कितना यहाँ पर आ रहा है, 20 मिनट का। तो कोई एडिशनल एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसे प्लस में यहाँ पे कल्चर ग्रो कर रहा है, बस एक बार यहाँ पे 20 मिनट के बाद कल्चर यहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं, डीएनए आइसोलेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या करें, इसी सेम फ्लास्क से ही 40 मिनट के बाद यहाँ पे कल्चर को रिमूव किया, डीएनए आइसोलेशन किया, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ। इन्होंने यहाँ पे 80 मिनट के बाद फिर, मतलब 60 मिनट के बाद किया, फिर उसके बाद उन्होंने 80 मिनट के बाद किया। तो ऐसे थर्ड फोर्थ राउंड तक एप्लीकेशन के उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा था। बट एक्चुअल में जो हमें रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट हमें सेकेंड राउंड के बाद ही पता लग जाता है कि यहाँ पे कंजर्वेटिव का या सेमी कंजर्वेटिव। तो हम सिर्फ सेकेंड राउंड तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद सेम ही रिजल्ट आ रहे थे, थर्ड राउंड में भी फोर्थ राउंड में भी। अगर उसको फर्दर भी कंटिन्यू करते तो सेम ही रिजल्ट यहाँ पर आता है। बट एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था, एक ही फ्लैक्स में यहाँ पे कल्चर था, 20 मिनट के बाद रिमूव किया, 40 मिनट के बाद रिमूव किया, 60 के बाद किया, फिर 80 मिनट के बाद यहाँ पे रिमूव किया। ठीक है, तो अब हम ये वाला स्टेप देख रहे हैं 40 मिनट के बाद।
अब देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे दो ही मोड यहाँ पे बचते हैं, ठीक है, एक सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो हम दोनों के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, सेमी कंजर्वेटिव और यहाँ पर होगा डिस्पर्सिव। अब इससे पहले वाला देखो, इससे पहले वाले जो स्टेप था, इसमें यहाँ पर ये दो डीएनए बने सेमी कंजर्वेटिव में। अब सेकेंड राउंड के लिए ये डीएनए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेरेंटल, ठीक है। पेरेंटल में यहाँ पे दो डीएनए मॉलिक्यूल है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर एक डीएनए यहाँ पे कैसे, जिसमें एक 14 और एक यहाँ पे क्या है 15 स्ट्रैंड है। तो जब उस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, सेपरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एन, ठीक है 15 से नोट किया था ना, ये N15 वाला सेपरेट हुआ और यहाँ पे N14 वाला सेपरेट होगा। इससे पहले वाले डीएनए देखना, उसमें था एक 15 और एक 14 का स्ट्रैंड। जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, 14 अलग हो जाएगा, 15 अलग हो जाएगा। तो एक 15 यहाँ पर आया, एक 14। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा। अब नया स्ट्रैंड कौन सा बनेगा, N14 वाला बनेगा, क्योंकि मीडियम यहाँ पे कौन सा है, N14। तो N14 यहाँ पे क्या है, N14। तो जो एक डीएनए मॉलिक्यूल था, उससे दो डीएनए बनेंगे। वो दो डीएनए, एक यहाँ पे कैसा है, लाइट बना, और एक यहाँ पे कैसा बना है, हाइब्रिड। सेम दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें भी यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रैंड 14, एक स्ट्रैंड 15। सेपरेशन होगी तो वहां पे क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो यहाँ पे N15 का होगा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे किसका सेपरेट होगा, N14 का। इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी जब डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे, कौन से यहाँ पर होंगे, वो 14 14, क्योंकि मीडियम में यहाँ पे क्या है, 14 होगा, ठीक है। तो अब ये टोटल हमारे पास क्या बनेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन से आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन 4 डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे बनेंगे, और आउट ऑफ 4 यहाँ पर 50% डीएनए यहाँ पे कैसे होंगे, लाइट, हाँ 50% हाइब्रिड एंड 50% यहाँ पे कैसे होंगे, हाइब्रिड। तो यहाँ पे रेशियो कैसा आएगा, 50-50 रेशियो यहाँ पर आएगा। तो ये होगा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन में आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। डिस्पर्सिव में क्या होगा, बताओ डिस्पर्सिव में क्या होगा, सब हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है। देखो इससे पहले हमने ये देखा था, मतलब उसमें ये था ना कि फ्रेगमेंट्स पे सिंथेसिस होगी। तो फ्रेगमेंट्स में जो इससे पहले जो डीएनए बने थे, वो कैसे थे, 14-15 के थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए बनेंगे, वो 14-15 के फ्रेगमेंट्स में ही सिंथेसिस होगी। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अब ये जो डीएनए यहाँ पे बनेगा ना, अब इस डीएनए में जो ज्यादा अमाउंट देखने को मिलेगी, वो N14 की होगी, ठीक है। ज्यादा अमाउंट किसकी यहाँ पर आ जाएगी, N14 की, क्योंकि मीडियम हमारा यहाँ पे क्या है, N14। तो यहाँ पे ज्यादा फ्रेगमेंट हमें N14 के देखने को मिलेंगे। फ्रेगमेंट्स में होगा, ऐसे नहीं कि 15 ही देखने को मिलेगा, 15 देखने को मिलेगा। तो डिस्पर्सिव मॉडल में 4 डीएनए यहाँ पे बनेंगे, और चारों के चारों डीएनए यहाँ पे कैसे होंगे, हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे 14-15 दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डीएनए यहाँ पे कैसे बनेंगे, हाइब्रिड। अब फिर से यहाँ पे क्या किया, सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में फिर से हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व बैंड पैटर्न यहाँ पर होगा। अब जब हम सेमी कंजर्वेटिव का एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे, अब यहाँ पे क्या हुआ, 50% तो कैसा है यहाँ पे, हाइब्रिड, एंड 50% यहाँ पे क्या है, लाइट है। तो हमें सेमी कंजर्वेटिव में यहाँ पे दो बैंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक हमारा यहाँ पे कैसा होगा, लाइट होगा, और एक यहाँ पर होगा
ये यहाँ पे है एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न, हाइब्रिड है, लाइट, सेमी कंजर्वेटिव। अब ऐसे यहाँ पर डिस्पर्सिव में, अब डिस्पर्सिव में वैसे तो यहाँ पे क्या है हाइब्रिड, बट यहाँ पे ज्यादा अमाउंट किसकी यहाँ पर होगी 14 की, ठीक है, लाइट की ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट में, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे इसका बिल्कुल बीच में मिलेगा, इसका बीच में नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें बैंड मिलेगा, मतलब लाइट के पास में नहीं, और यहाँ पे हाइब्रिड तो जहाँ पे बनता है वहां पर भी नहीं, इससे थोड़ा ऊपर, क्योंकि 14 का यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ये सिंगल बैंड हमें देखने को मिलेगा, हाइब्रिड का होगा, बट थोड़ा सा ये ऊपर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्पर्सिव का एक्सपेक्टेड बैंड पैटर्न है, ठीक है। अब फिर से, अब ये तो एक्सपेक्टेड है, अब यहाँ पे क्या होगा ऑब्जर्व्ड बैंड पैटर्न यहाँ पर आएगा, और जो एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में बैंड पैटर्न मिला था वो था हमारा, जिसमें दो बैंड यहाँ पे मिले, एक हाइब्रिड का मिला और एक यहाँ पर मिला लाइट, तो ये हमारा यहाँ पे था ऑब्जर्व्ड बैंड पैटर्न। और फिर यहां से कंक्लूड हुआ कि जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्व बैंड पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से। तो आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन ये कंक्लूड हुआ कि रेप्लिकेशन का जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसको थर्ड राउंड तक भी कंटिन्यू कर सकता है, सेम होगा जैसे अभी सेकेंड राउंड में यहाँ पे 4 थे, तो थर्ड राउंड में 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, 8 होगा। अब डिस्पर्सिव वाला जो यहाँ पर होगा इसमें तो हमें एक ही बैंड मिलेगा, एक ही बैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 का कंटेंट, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे राउंड ऑफ एप्लीकेशन होगी वैसे वैसे डिक्रीज करता रहेगा, तो वो एक बैंड कैसे, पहले ये हाइब्रिड था, हाइब्रिड से ऊपर की तरफ चला जाएगा, कहाँ पे लो की तरफ पहुंच जाएगा इसमें। लेकिन जब हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड तो 15 वाला है ना, देखो दो स्ट्रैंड हमारे 15 वाले हैं, तो जैसे राउंड ऑफ एप्लीकेशन होता जाएगा 15 वाला तो एज इट इज रहेगा ना, तो एक हमें हाइब्रिड तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दो बैंड हमें बैंड पैटर्न यहाँ पे मिलेंगे, दो बैंड मिलेंगे, वहां पर हमेशा क्या होगा, एक ही बैंड यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये चीज कंक्लूड होता है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से यहाँ पर होगी। अब देखो हमने यहाँ पे जो एक चीज और यहाँ पे नोट करना है, वो अब थोड़ा सा डिस्पर्सिव का यहाँ पे देखना, देखो डिस्पर्सिव में कैसे, डिस्पर्सिव में देखो बैंड तो हमारा हाइब्रिड होगा, बट यहाँ पर भी ना हम 15-14 की परसेंटेज यहाँ पर देखते हैं, देखो परसेंटेज कैसे। अब जब हम हाइब्रिड डिस्पर्सिव की बात करें, डिस्पर्सिव में देखना, जो अगर हम इनिशियल इनिशियल जो पेरेंटल डीएनए होगा, यहाँ पर 100% डीएनए यहाँ पे कैसा है N15, 100% डीएनए यहाँ पे कैसा N15। जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में 14 ऐड हुआ, 14 ऐड हुआ तो 15 कम हो जाएगा ना, तो अब फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में ये जो हाइब्रिड डीएनए है, इस हाइब्रिड डीएनए में भी 50% तो यहाँ पे N14 होगा, एंड 50% यहाँ पे क्या होगा N15, हाफ से रिड्यूस होगा, ठीक है। मतलब जो है ना 14 और 15 की परसेंटेज, अब इसको ऐसे में समझना, लाइट और हैवी डीएनए की परसेंटेज नहीं देख रहे हम, हाइब्रिड डीएनए में ही N14 और N15 की परसेंटेज देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली 100% N15 था, आफ्टर फर्स्ट राउंड 50% N14, 50% N15 हुआ। अब नेक्स्ट बताओ, आफ्टर सेकेंड राउंड क्या होगा, परसेंटेज क्या रहेगी यहाँ पर, 75% क्या हो जाएगा N14 हो जाएगा, 25% क्या होगा, ठीक है, 75% यहाँ पे N14, 25% हो जाएगा N15। और अगर यहाँ पे थर्ड राउंड ऑफ एप्लीकेशन हो तब क्या होगा, डिस्पर्सिव में 12.5 एंड 87.5, क्योंकि ऐसा होगा ना, जैसे जैसे 14 में ग्रो किया हुआ है वैसे वैसे क्या होगा, 15 की जो परसेंटेज है 50% से रिड्यूस होती जाएगी। अगर यहाँ पे 15 25% है तो नेक्स्ट राउंड में 12.5 हो जाएगा,
फिर नेक्स्ट राउंड में वो 6.5 में आ जाएगा, 6.25 में। ठीक है, ऐसे करके 15 की जो अमाउंट है वो रिड्यूस होती जाएगी और फिफ्थ जो 14 होगा 14 की इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी जो क्वेश्चन होता है ना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन डिस्पर्सिव मोड ऑफ एप्लीकेशन में जो हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 14 और 15 की परसेंटेज कैसे यहाँ पर होके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलो, ये एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर हुआ, सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट क्लियर है। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट क्लियर है ना, क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, एक सेकेंड वेट करना। मैं ग्रुप में ना एक पीडीएफ भेज रही हूँ। ठीक है, डीपीएस 1 है, सब लोग उसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ, सरोज क्लास की टाइमिंग यही होगी 10 to 12। ठीक है, मैं एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, तो आप सब लोग उसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना।
ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो सब लोग अपना अपना आंसर बताना। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। साक्षी, अनुराग, ठीक है। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है सब लोग टाइप कर दो अपना अपना आंसर। साक्षी क्या होगा आंसर? थर्ड। पल्लवी थर्ड। नेक्स्ट सबरीना, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड पुष्पिता, थर्ड। थर्ड इधर सबका थर्ड है आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है सबका आंसर थर्ड है, ठीक है। सबको समझ में आया क्वेश्चन? ये इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया कि अगर डीएनए की रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता तो इसका बैंड पैटर्न क्या यहाँ पे रहता। क्लियर है? ठीक है। चलो अब सब लोग फोर्थ क्वेश्चन करो। इसी डीपीएस में फोर्थ क्वेश्चन करो सब लोग। पल्लू शर्मा फर्स्ट। चलो एक आंसर आया यहाँ पे फर्स्ट। ये सब पार्ट 3 के क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सब। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। हेजिटेट मत करना, अगर कोई माइनर सा भी डाउट रहता है बट डाउट मत रखना बस। अनुराग फर्स्ट। ईशी फर्स्ट। कौमुदी फर्स्ट। सोनाली शिवाली फर्स्ट। शिवानी फर्स्ट। अच्छा एक आंसर फोर्थ है। कनिका फर्स्ट। अर्पिता फोर्थ। वही यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। और किसी का हुआ क्वेश्चन ये फर्स्ट। फर्स्ट कुणाल फर्स्ट। यहाँ पे आके करवाऊंगी मैं, करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन राहुल फोर्थ। फोर्थ लग रहा है। मनीषा फर्स्ट।
शुभम क्या होगा? कंफ्यूजन है, कोई भी नहीं लगेगा? कोई तो, वो तो वैसे कोई तो होगा ही। बस ये दे दो, किसको नहीं मिली है डीपीएस, वो ले लो, दे दो भैया। ये ये 2 पेजेस में ही होगी ना? ठीक है ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, देख लेना। सबरीना, हाँ, पता नहीं चल रहा। ऑप्शन डी चेंज हो गया? बहुत, आप सब चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रीड कर लो। फर्स्ट या फोर्थ, दो ही ऑप्शन है, सेकंड थर्ड तो किसी ने दिया ही नहीं है आंसर। फोर्थ, राइट आंसर इसका फोर्थ है। अब मुझे ये नहीं पता मेजोरिटी में सबने फर्स्ट फर्स्ट क्यों किया। हाँ, नहीं, देखते हैं अभी कैसा होगा, देखते हैं, चलो देखो। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या किया, निकलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मीडियम किसमें ड्रॉ किया, M15 में ड्रॉ किया। डबलिंग टाइम 24 आवर्स, जो अभी हम 20 मिनट्स का कर रहे थे, 24 आवर्स का, मतलब अभी स्टार्टिंग में जो डीएनए है वो N15 का है। ठीक है, 24 आवर्स का यहाँ पे क्या, इसका डबलिंग टाइम यहाँ पर था। अब N15 से यहाँ पर ट्रांसफर किसने कर दिया, N14 मीडियम में ट्रांसफर किया। आफ्टर एवरी 24 आवर्स मीडियम यहाँ पे, मतलब वही रिमूव किया, और डीएनए को वहां पे क्या किया, सीजम क्लियर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन यहाँ पे की। आइसोलेटेड डीएनए के यहाँ पे ये बताना है कि क्या क्या कुछ स्टेटमेंट है, वो बताने की कैसे यहाँ पे कौन सी होगी। अब फर्स्ट यहाँ पे ये बोला कि 100% जो डीएनए है वो हाइब्रिड हो 15 एंड 14 एंड आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, इसमें तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसके बाद यहाँ पे जो डीएनए बनेगा, इसमें यहाँ पे क्या होगा, 15 एंड 14। ठीक है, इसके बाद मतलब जो दो डीएनए यहाँ पर बनेंगे, तो इसमें तो इरेजर भी बनेंगे। चलो, 15 एंड 14, फिर यहाँ पे 48 आवर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, 48 आवर्स में, अब सिंपल सा यहाँ पे देखो, 15, अब यहाँ पे क्या किया कि जो मीडियम है वो 14 ही यहाँ पे रखा है। ठीक है, 14 मीडियम यहाँ पर होगा। अब 14 मीडियम में सिंपल सा 48 आवर्स के बाद, अब यहाँ पे क्या होगा, दो से यहाँ पे 4 डीएनए यहाँ पे बनेंगे। अब 4 डीएनए में यहाँ पर क्या होगा, दो तो यहाँ पे कैसे बनने वाले हैं, हाइब्रिड। हाँ, दो यहाँ पे कैसे बनेंगे, लाइट। फिर यहाँ पे 48 के बाद, फिर यहाँ पे 72 आवर्स। 72 आवर्स में यहाँ पर मतलब सिंपल सा थर्ड राउंड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे किया। थर्ड राउंड ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पे 4 डीएनए, 4 से यहाँ पे क्या बनेंगे, 8 डीएनए बनेंगे। अब 8 डीएनए में यहाँ पर क्या होगा, ये 14 15, 14 15। ठीक है, तो दो तो यहाँ पे हाइब्रिड आएंगे, 6 यहाँ पे कैसे आएंगे, लाइट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे हाइब्रिड होंगे, हाँ, 6 यहाँ पे क्या होंगे, लाइट। तो ये तो हमारा ये है कि जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये रिजल्ट यहाँ पर आएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड ये बोला इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए वर हाइब्रिड एंड लाइट आफ्टर 48 आवर्स, करेक्ट होगा। थर्ड यहाँ पे ये है इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड हेवी, सी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगी। फोर्थ यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए वर हाइब्रिड एंड लाइट आफ्टर 72 आवर्स। अच्छा, हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा। फर्स्ट आंसर इसका यहाँ पर आएगा, डी नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट जो दी थी वो इनकरेक्ट होगी, ए और बी यहाँ पर होगा। इक्वल अमाउंट नहीं यहाँ पर आएगा, 2:6 का रेशियो यहाँ पर होगा। क्लियर है? मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर किसने दिया था, ऑनलाइन, अर्पिता। इधर भी दिया था, ऑनलाइन में भी अर्पिता ने दिया था फोर्थ ऑप्शन। बाकी जिन लोगों ने भी फोर्थ दिया था, सबको क्लियर है कि कैसे इसका फर्स्ट होगा। कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन क्लियर है, सुगम समझ में आ गया। सबरीना, देखो सिंपल सा था, बस हमने 20 मिनट तक यहाँ पे उन्होंने 24 आवर्स का यहाँ पे करते हैं, वो फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड राउंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, चलो इसके अलावा अभी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करो।
ठीक है, ठीक है, सेकंड सेकंड ठीक है, अंशुल सेकंड। सेकंड थर्ड दोनों ठीक है। ऑप्शन सेकंड थर्ड से नहीं हो सकता। साक्षी क्यों नहीं हो सकता था? मूव, हाँ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के बाद ही बोल दिया ना यहाँ पे आंसर। तो कैसे यहाँ पे क्या चूज करोगे? अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है क्या चूज करोगे, सेकंड या थर्ड? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पेट का क्वेश्चन हुआ तो दोनों ठीक है। बताओ सबका मतलब आंसर यहाँ पे क्या है, सेकंड या थर्ड? दोनों सही है। फर्स्ट राउंड के बाद दोनों से, बट इसका वैसे जो एग्जैक्ट मतलब आंसर की में भी जो आंसर दिया ना वो सेकंड दिया हुआ है। वैसे इसका थर्ड भी बनता है क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद डिस्पर्सिव में भी सेम होगा, सेमी कंजर्वेटिव में भी सेम है। सेमी कंजर्वेटिव एक्चुअल में आंसर की में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, बट सेकंड इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसा भी यही कि इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है ना, कि अगर हम सेमी कंजर्वेटिव में देखें, सेमी कंजर्वेटिव में ऑलवेज कंडीशन होगी कि इक्वी डिस्टेंस आएगा, लेकिन जब डिस्पर्सिव की बात करेंगे ना, डिस्पर्सिव में होगा कि वो इक्वी डिस्टेंस में नहीं होगा लो और हैवी के। 50-50, हाँ, होता होता 50 है, मतलब वही कि होना यहाँ पे डिस्पर्सिव, दोनों ऑप्शन ही ऐसे करेक्ट बनते हैं, बट एक्चुअल में आंसर की में सेमी कंजर्वेटिव है। तो सेमी कंजर्वेटिव का रीजन यहाँ पे ये कि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है, इसी रीजन से यहाँ पे क्या है ये, मतलब इसका सेमी कंजर्वेटिव आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ना इसके ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है ये। चलो, तो ये इतना सबको समझ में आना सेमी कंजर्वेटिव, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल इसी के बाद फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस वाला। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कल क्लास में रखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। अंबिका वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी ना, आफ्टर 2 आवर्स अपलोड हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू पारुल।